Hello everyone, how are you all? I am Nandini, your political science teacher at Learn Karo. All right, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? लास्ट वीडियो है कौन सी चैप्टर की? ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. ठीक है, अब हम क्या कवर करने वाले हैं इसमें? पार्ट 5 ऑफ द वीडियो है, पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर है. ऑल राइट, इंडिया, इजराइल एंड रशिया, तीन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे. आपकी सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस दी है, रेफरेंस मटेरियल दिया है, बहुत ज्यादा बात नहीं करी हुई है, मैं भी बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट 6 मार्क क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग आंसर जरूर कर सके. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इक्वेंटेड कंट्रीज है. इजराइल थोड़ा सा नया है, मैं थोड़ा सा लाइट पुट ऑन करूंगी, बट इजराइल के जो पैलेस्टाइन के साथ डिस्प्यूट्स थे, क्या डिस्प्यूट्स थे, ये हम नेक्स्ट बुक में कवर करेंगे चैप्टर 6 में, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दूंगी. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर 6 मार्क क्वेश्चन आ जाए और इंडिया इजराइल का क्या था, ये सब चीजें उसमें हैं, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी कि आपको उसका जिस्ट पता लग जाए, उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट पता लग जाए. लास्ट वीडियो में राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी कवर करी है, एक पॉइंट अगर मिस हो गया हो, मिस हुआ नहीं है, बट थोड़ी सी क्लैरिटी देनी है इस चीज की, एक बार देख लो. इनके यार तुम्हें ये 3 नाम ना पता होने चाहिए. ठीक है, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है अभी जाकर देखो, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, एक एक लाइन 2-2 बार पढ़िए यार, अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए. अब इसे देख लो एक बार, माओ का नाम मैंने उसमें लिया है. ठीक है, माओ जेडोंग का ईयर पता होना चाहिए, 1893 टू 1976, 1976 1978 बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. क्यों? चाइना का ये हो गया था. ऑल राइट, जियो एन लाई, देखो ये तो मेन लीडर था माओ, बट सब कुछ एग्जीक्यूट पता है कौन करता था? जाओ एन लाई. इसके पीछे इसका बैकबोन कौन था? पीछे रहता था ये, बट इंप्लीमेंटेशन कौन करता था? जाओ एन लाई. इसका टाइम पीरियड देख लो, 1976 तक ही था, बट ये 1898 में ज्वाइन किया था. डेन जियोपिंग का नाम मैं बता चुकी हूँ, उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 1978. यही रिफॉर्म्स लाया था, यही था मैन बिहाइंड रिफॉर्म्स. चाइना की जो इतनी ग्रोथ हुई कैसे हुई? He was the man behind reforms. All right, 1989 तक इसने रूल किया. बस थोड़ी सी क्लैरिटी ये देनी थी, बाकी वो पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं. चलो ठीक है, फटाफट से अब देखते हैं कि रशिया, इंडिया, इजराइल के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम. ठीक है, स्टार्टिंग विद रशिया. रशिया तो यार अब ना रशिया पढ़ के मैं तो बोर हो चुकी हूँ. तुम लोग बोर नहीं हुए हो? कोल्ड वॉर में इतना पढ़ा है रशिया यार, सोवियत मॉडल, रशिया के बारे में क्या रह गया है? अब हम तो खुद भी लिख सकते हैं, मुझे तो ये लगता है. चलो ठीक है, बट मैं एक बार समझा देती हूँ. रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट, सोवियत यूनियन, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, ये सारा क्या था? रशिया. रशिया सबसे बड़ा पार्ट ऑक्यूपाई करता था. सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद सब कुछ किसने ले लिया था? रशिया ने ले लिया था. रशिया के जितने भी मिलिट्री पैक्ट्स थे, या कोई भी किसी के साथ नेगोशिएशंस थे, यूएन की जो सब उसने पैक्ट साइन किए हुए थे, सब कुछ किसने ले लिया था? ऑफ कोर्स रशिया ने ले लिया था. सारे जो कि पैक्ट साइन हुए हुए थे यूएन के साथ और कंट्रीज के साथ, सब किसने टेक ओवर कर लिए थे? रशिया ने कर लिए थे. जो अग्रीमेंट साइन हो रखे थे सब किसने टेक ओवर कर लिए थे? रशिया ने कर लिए थे. न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह किसके नाम हो गए थे? रशिया के नाम हो गए थे. तो रशिया ने तो सोवियत यूनियन को ऑलमोस्ट सब कुछ ही ले लिया था. ठीक है, रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन. पढ़ ही रहे हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज देख लो कितना पार्ट फॉलो कर रही है. रशिया का मैप मैंने दिखाया था ना आपको प्रीवियस वीडियोस में, ये देख लो कितनी, ये कितना फॉलो कर रही है. सेंट्रल एशिया कितना कर रहा है, बट रशिया सबसे मेजर पार्ट फॉलो करता था. रशिया तो पूरी दुनिया ही तो रशिया थी, और थी क्या? देखा होगा आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, ईयर हमें पता है 1991, इन द लेट 1980s एंड अर्ली 1990s, मतलब 1991, रशिया emerged as the strong successor. सक्सेसर मतलब जिसने टेक ओवर कर लिया. जो आपका जो सन होता है वो अपने फादर का सक्सेसर होता है, क्योंकि एक सन ही तो फादर का बिजनेस टेक ओवर करता है ना. सिमिलरली यही था. यूएसएसआर की फुल फॉर्म हमें पता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. पता है कि नहीं पता है? ऑल राइट. रशिया की जीडीपी 11th लार्जेस्ट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए इन द वर्ल्ड. बहुत बड़ी बात है यार, वर्ल्ड बहुत बड़ा है. जीडीपी कैसे होती है? जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो ना, उस हिसाब से तो जीडीपी मेजर होती है. रशिया हैज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट. देखो नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
गैसेस हैं टू मेक इट अ पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड। क्या क्या है? मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रशिया तो बहुत ही पावरफुल कंट्री है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि उसके पास ये सब चीजें हैं, स्टील, आयरन, ये सब हमने पढ़ा था ना। रशिया, इन एडिशन, रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विद अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। यूएस और यूएसएसआर की लड़ाई होती थी, कोई एक दूसरे पे वार क्यों नहीं करता था? क्यों नहीं करता था? क्या नहीं पता है आपको उसके पास कितने सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे? ऑफ कोर्स सबको पता है यार, इतना ज्यादा, इतने वेपन्स थे, तभी तो आपस में लड़ाई नहीं करते थे। यूएस और यूएसएसआर एट पार थे। उन वेपन्स को किसने एक्वायर किया? रशिया ने किया। ऑल राइट, रशिया इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर यहां देखो, मैं बता दूं, यूएन का मैंने बताया है परमानेंट मेंबर क्या होते हैं। P5 कौन कौन से है? P5 यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, रशिया, फ्रांस। चलो ठीक है, ये देख लो एक बार, विच मीन्स यूएसएसआर इज द पार्ट ऑफ P5। यूएसएसआर पहले यूएसएसआर था, अब रशिया हो गया ना, तो अब मेरा कहने का मतलब यही है कि दैट इट इज अ पार्ट ऑफ P5। P5 में होना बहुत बड़ी बात है। दे गेट द वीटो पावर। वीटो पावर मतलब वोट करने को मिलता है, कोई भी चीज पास होने से पहले इनका वोट लिया जाता है। अगर रशिया मना कर दे कि ये पास नहीं होगा और मेजोरिटी से वो पास ना हो, तो रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है ना। इंडिया तो मेंबर नहीं है, इंडिया तो P5 में नहीं आता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होना P5 में बहुत बड़ी बात है। रशिया के बारे में इतना ही, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया ने टेक ओवर कर लिया न्यूक्लियर वेपन्स, उसने एक्वायर कर लिए सारे अग्रीमेंट्स, उसके पैक्ट साइन कर दिए, P5 का मेंबर है। यार इतने तो 6 मार्क में नहीं आएगा, ये कम से कम 4 मार्क में तो ये क्वेश्चन लिख के आ सकती हो रशिया के बारे में। और हम तो रशिया के बारे में हम कितना कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ भी बना के लिख दो। यार कुछ भी का मतलब ये नहीं कि उल्टी बातें लिख के आ रहे हो, ऑफकोर्स अच्छा लिख के आओ, सही बात लिख के आओ, जो मैंने पढ़ा है इतना सारा। इंडिया का देखते हैं, चलो आपने बहुत जानते हो इंडिया को तो तुम लोग, अब क्या जरूरत है इंडिया पढ़ने की, है ना? पढ़ो इसे। चलो इंडिया हम पहली बात ना चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, और इंडिया का जिक्र यहाँ पे इसलिए हुआ है, जिक्र यहाँ इसलिए हुआ है बिकॉज इंडिया इज नाउ इवॉल्विंग एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। और बाय इंडिया आई मीन 21st सेंचुरी की इंडिया, पुरानी इंडिया नहीं जो अभी डेवलप कर ही रही है। ठीक है, अभी भी इंडिया डेवलप कर रहा है, बट it is still better off than it was previously, it was before. देखो 21st century India is being seen as an important global power. important global power क्यों? क्योंकि हर साल ग्रोथ रेट अच्छा है इंडिया का, ठीक है। The world is experiencing the power and rise of India. इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में अच्छा नहीं है कि वो एक ही चीज़ अच्छी कर रहा है, वो मल्टी डायमेंशनल, कल्चर की बात कर लो, एग्रीकल्चर, हर चीज़ में एक प्रोग्रेशन पे है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, हर चीज़ अच्छा हो रहा है। राइज ऑफ इंडिया इन मल्टी डायमेंशनल वे, द इकोनॉमिक, पैसा वाइज, कल्चरल, बहुत। कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की? 135 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, पता है आपको? ये देखो यहाँ लिखा आएगा, स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़। जो फेस्टिवल बिहार में मनाया जाता है, जो फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है, सबके कल्चर्स कितने डिफरेंट है यार, आप देखो, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कल्चरल अफेयर्स सबके डिफरेंट है, और सबको इंडिया रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बात बहुत अच्छी बताइए, देखो फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जब भी इकोनॉमिक की बात हो ना, तो इट टॉक्स अबाउट मोस्टली मॉनिटरी टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है। टारगेटिंग द गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी हमारी कंट्री 3.7 अराउंड ट्रिलियन इकोनॉमी है। अभी हम कोरोना वायरस से थोड़ा हटके बात करें, थोड़ी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी है कि 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हमारा टारगेट क्या था? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 5 ट्रिलियन इकोनॉमी by 2025. See, the pandemic has hit us hard little, but ऐसा नहीं है, हम अचीवेबल है ये टारगेट, इतना कोई अंधा टारगेट नहीं सेट किया है। देखते हैं 2025 तक ये अचीव हो सकता है, और हो सकता है यार बहुत। अब कितने सारे, अब एक पैकेज आया 20 लाख करोड़ का, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है कि इंडिया बेटर हो। टारगेटिंग द गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, a competitive huge market and ancient inclusive culture। शुरू से इसका कल्चर ऐसा रहा है कि वो
एंशिएंट चीज़ों को कंसिडरेशन में लेता है, और ह्यूज मार्केट तो है ही, कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट, जाके कंट्री इन्वेस्ट भी करती है और कंट्रीज में, और कंट्रीज भी हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करती है, ठीक है। विद 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोबल impart distinct meaning and salience to India as a new center of power in the 21st century. डायस्पोरा पता है क्या होता है? डायस्पोरा मीन्स एक इधर उधर, मतलब जो फैलावट, मतलब कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ पॉपुलेशन यहाँ है, ठीक है, ये लोग इधर उधर स्प्रेड कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, इम्पार्ट डिस्टिंक्ट मीनिंग। किसी कल्चर के लोग सब साथ में रहते हैं, ठीक है, मतलब कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी रिलीजन का है, तो देख रहे हो कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो विच एक डिस्टिंक्ट मीनिंग, एक अलग सा एक मीनिंग है इंडिया को ले, तभी से एक सैलेंट मतलब इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर टू इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। सेंटर ऑफ पावर क्यों बन गया है? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी चीज़ें हैं, इंडिया इज स्टिल ग्रोइंग एट अ गुड पेस। ये जो पॉपुलेशन है, इंडिया का कल्चरल डाइवर्सिटी है, इट इज़ नॉट बिकमिंग एन हिंड्रेंस, ऑल राइट, ये हिंड्रेंस नहीं बन रहा है। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। देख रहे हो ना, जो इसरो करता है, कभी कोई रॉकेट ऊपर जा रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करिए, इंडिया सब चीज़ में प्रोग्रेशन पे है, किसी चीज़ में भी वो डाउनग्रेडिंग नहीं है, ठीक है। तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। अब सेल्फ सफिशिएंट कैसे? मेक इन इंडिया पता है ना आपको, वोकल फॉर लोकल, ये सब इनिशिएटिव्स किस लिए हैं? कि इंडिया खुद ही कम इंपोर्ट्स करे और क्या करे, इंडिया में ही सब सामान बने, ऐसे ही तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हट जाएगी। विद इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब होम मेड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर तो इंडिया है ही, बट टेकिंग इट टू अनदर लेवल। न्यूक्लियर पावर खुद इंडिजिनस मतलब बनना, मतलब कि घर में ही, घर में मतलब इंडिया में ही सब चीज़ें बन रही है, बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेक इन इंडिया की बात करिए ना, मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन। सब कुछ अपने घर में बनेगा तो पैसा और देशों में कम जाएगा, पैसा अपने देश में ही रहे तो अच्छी बात है ना, of Indian economy. All these changes are making India an important center of power in the present world. ये जो सब क्वालिटीज़ है इंडिया की, तभी तो इंडिया को इतना इम्पोर्टेंट बना रही है। ऑल राइट, चलो ठीक है, फटाफट से इजराइल देखते हैं बिफोर वी वाइंड अप। इजराइल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इजराइल के बारे में अब हम बहुत सुन रहे हैं कि इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री एमर्ज कर रही है, ऐसा क्यों है? लाइक इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस। इजराइल की पॉपुलेशन 85 लाख्स छोड़, केरला जितना है इजराइल, और इजराइल अपने आप को क्या है, इतना पावरफुल है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब इतना पावरफुल एमर्ज कर रहा है। हम देखते हैं कैसे, शोन ऑन द वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ, पहले ये देखो इजराइल का वो फ्लैग देख लो एक बार, ये रहा इजराइल, ठीक है, विद अ पॉइंटर के साथ शो कर रखा है ना। इजराइल हैज एमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस, बताया अभी, इन टर्म्स ऑफ 3 पॉइंट्स याद करना है यार, जिसमें इजराइल बहुत ज्यादा लीड कर रहा है। साइंस एंड टेक, कहीं भी लिखा ना, ये तो किसी भी कंट्री में लिखा ना, क्योंकि ग्रोथ तो इन सबसे मेजर होती है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस। इजराइल का एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो जिस इजराइल की टॉप मोस्ट है, इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। ये 3 चीजें इजराइल का क्वेश्चन आ जाए ना, अगर ये तीनों चीजें लिखा ना यार, तुम्हें नंबर मिलेंगे, पक्की बात है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, see we also work on what is given in NCERT as well as the reference material जो CBSE ने प्रोवाइड करे हैं, बिकॉज आपको पता है जब आप आंसर लिखते हो ना, जो साथ में चेकिंग करने के लिए जो शीट होते हैं ना, आंसर शीट, जिसको मैच करके आंसर्स चेक होते हैं, वो पूरी NCERT होती है। आई हैव सीन माई सेल्फ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि तुम थोड़े NCERT लाइन्स लिख के आओ। इंटेलिजेंस बता दिया, डिफेंस, इंटेलिजेंस मतलब कि जो स्पेस एजेंसीज होती हैं जो सब कुछ टेक वाइज वर्क कर रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी ये होती है। मोरोडो है शायद जो उसकी टॉप मोस्ट है, बहुत ज़्यादा लीडिंग है। एक बार सर्च करना है इसके बारे में, तुम्हें पढ़ना चाहिए यार, थोड़ा सा रिसर्च करो। इजराइल का एग्रीकल्चर मॉडल बोलते हैं, हाँ, इजराइल का एग्रीकल्चर मॉडल
पता है उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, वो लोग पता लगा सकते हैं कि किसी सॉइल में इस प्लांट को कितना पानी चाहिए होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो वो उस प्लांट को उतना ही पानी देते हैं और वो प्लांट एक्सीलेंट ग्रो करता है। तो यार ये टेक्नोलॉजी कितनी सही है यार, पानी का वेस्टेज नील हो गया है। अपने एग्रीकल्चर में कितना पानी का वेस्टेज होता है पता है, तभी तो ड्रिप इरिगेशन वगैरह ये सब लाया जाता है, बट यार बहुत नुकसान होता है। पानी तो बहुत ही क्रूशल है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पानी के बिना तो कोई हर काम ही रुक जाएगा, ये तो आप भी जानते हो। अच्छा ये सब छोड़ो, एक बात ये बता रही थी, इजरायली मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर में पता है क्या होता है, जो बंजर होता है ना, मतलब जो जहाँ पे एक तो एरिड जगह होती है ना, एरिड रीजन, मतलब जो एरिड रीजन मतलब होता है जो ड्राई होती है, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं हो सकते। एरिड रीजन में वो लोग प्लांट्स, कैक्टस वगैरह सब ग्रो कर लेते हैं। ऐसा क्या उसका एग्रीकल्चर बेस होगा, मतलब उनका ऐसा क्या मॉडल होगा, मतलब आप देख रहे हो कितना एडवांस्ड है ये, अभी किसी कंट्री में हमने सुना नहीं है। और क्या पॉपुलेशन है, कुछ भी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ भी एरिया नहीं है। 22,514 टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक बार चेक कर लेना, इतने किलोमीटर है सिर्फ इजराइल, जरा सा तो है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है, देखो क्या हो रहा है, इकोनॉमी तो उसकी ग्रोइंग है ही, बिसाइड्स इकोनॉमी, एक पॉइंट इकोनॉमी भी होगा, ठीक है, ग्रोइंग इकोनॉमी, ये तो कॉमन पॉइंट है, बट ये तीनों पिक्यूलियर है, मतलब अलग है थोड़े। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज। वेस्ट एशियन कंट्रीज क्या होती है, जल्दी से बता दो। वेस्ट एशियन कंट्रीज होती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज, कौन कौन सी, इराक, ईरान, ये सब, सऊदी अरेबिया, मैप दिखाती हूँ अभी। Israel has reached to the new heights of global political standing by virtue of indomitable मतलब unconquerable, जिससे नहीं लड़ा जा सकता, डिफेंस prowess, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तो बात कर चुके हैं, एग्रीकल्चर तो बहुत ही अलग है उनका, बिल्कुल है। इजरायली एग्रीकल्चर मॉडल बहुत फेमस है, पढ़ना उसके बारे में। डिफेंस की बात हम कर चुके हैं, डिफेंस प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इतनी इनोवेशन है, इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह सब टॉप मोस्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप हो रही हैं कि इट इज मेकिंग इजराइल अ लॉट बेटर देन अदर कंट्रीज, यू नो। ऑलराइट, सस्टेनिंग मतलब फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोचना। अगेंस्ट एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स एडवर्स सिचुएशंस की बात हो रही है, जो भी लोग, मैं आपको बताती हूँ एक बार क्या होता है, देखो ये देख लो एक बार, सऊदी अरेबिया तो दूर है, तो सऊदी अरेबिया डायरेक्टली नहीं है, बट इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक यहीं पे ही है, इराक, ईरान, ये सब कंट्रीज क्या हैं, दीज ऑल आर अरब कंट्रीज। और अरब कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड होती है। वहाँ आके इजराइल के ज्यूज रहने लग जाएं, आपको क्या लगता है ये लोग वेलकम करेंगे ज्यूज को? नहीं करेंगे वेलकम। ऑफ कोर्स ये लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ना कि नहीं, हम लोग सब मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो तुम यहाँ आके कैसे रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, ठीक है। यही बात मैं बताना चाहती हूँ। एक बार देखो इसके नेबर्स तुम्हें दिख रहे हैं, देखो इजराइल, ये रहा, ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक की मैं बात बताती हूँ आपको, ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है। ये इराक देखो, ये रहा सीरिया, चलो ठीक है। सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी, अब समझ आया एडवर्सिटी क्यों है, एडवर्स कंडीशंस वहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो सब डोमिनेटेड है, अरब कंट्रीज वहाँ पे डोमिनेटेड है, और बीच में कौन आ गया यहाँ पे, इजराइल आके बस गया है। ये लोग सब ज्यूज को नहीं पसंद करते बिल्कुल भी, ठीक है। इज द प्रिंसिपल विद विच स्मॉल ज्यूज वहाँ रहते थे, तो ज्यूइश जायनिस्ट नेशन बोलते थे। जायनिस्ट क्यों? क्योंकि ये जायनिज्म को फॉलो करता था। जायनिज्म, जैसे कम्युनिज्म होता है ना, ऐसे जायनिज्म भी होता है। जायनिस्ट नेशन, जायनिज्म को कौन फॉलो करते थे? ज्यूइस्ट फॉलो करते थे। दैट इज इजराइल इज प्लेस्ड इन द कंटेम्प्ररी ग्लोबल, कंटेम्प्ररी का मतलब मैंने बताया था, कंटेम्प्ररी इज which is happening in the current scenario, current politics in general and the Arab dominated West Asian politics in particular, ठीक है। ये कंट्रीज नहीं लाइक करती थी ना ज्यूज को। देखो एक चीज दिखाती हूँ बहुत अच्छी, ये देख लो एक बार, थोड़ा तुम्हें आइडिया, रफ आइडिया लग जाएगा।
इनिशियली क्या था, अगर तुम ये बना आए हो ना, टीचर तुम्हें 10 नंबर देगी 6 में से, या मतलब मेरा कहने का मतलब है 6 में से 6 नंबर देगी ना, ठीक है। 1946 ये सब क्या है, पैलेस्टाइन है, फुल पैलेस्टाइन था, फुल ऑन। ये देख रहे हो ग्रीन पार्ट, दिस होल ग्रीन पार्ट इज पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन क्या है, कंट्री है, पैलेस्टाइन से डोमिनेटेड था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1947 में चेंजेस लाए गए, पैलेस्टाइन कम होता गया, इजराइल ने आकर टेक ओवर करना शुरू कर दिया। ये वाइट पार्ट सारा इजराइल का है, ठीक है। आपको बताओ इनिशियली तो ये ज्यूज की कंट्री थी, ठीक है। फिर क्या हुआ था, रोमन्स ने ज्यूज को बाहर निकाल के पैलेस्टाइन यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। पैलेस्टाइन ने टेक ओवर कर लिया था। फिर क्या हुआ, अब अगर ज्यूज यहाँ पे आके रह रहे थे ना, तो ये तो अपने होम कंट्री में ही वापस आ रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1949 टू 67 के बाद इजराइल ने और टेक ओवर कर दिया, ठीक है। पैलेस्टाइन और कम होता रहा। आज का सिचुएशन है 2012 अराउंड सिचुएशन है, 2008 सोच लो, 12 सोच लो, टिल करंट। लड़ाई किस बात की, यही तो लड़ाई है, टेक ओवर कौन करेगा। ये चाहता है, इजराइल चाहता है पैलेस्टाइन वापस चला जाए जहां से आया है, बल्कि ये लोग चाहते हैं, पैलेस्टाइन चाहते हैं कि इजराइल अपने होम कंट्री में चला जाए, जर्मनी, ठीक है। इजराइल ने पूरा टेक ओवर कर लिया। देखो ये क्या है, दिस इज गाजा स्ट्रिप, दिस इज वेस्ट बैंक, सिर्फ अब यही एरिया रह गया इन लोग का। तो आप समझ रहे हो कैसे ओवर द टाइम एवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन। ऑलराइट, ये देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप दिख रही है, वेस्ट बैंक ये रहा, बाकी सारा किसने टेक ओवर कर रखा है, इजराइल ने, ठीक है। तो बस इनके बीच में यही डिस्प्यूट था, वो कहता था तुमने मेरी ज़मीन ले ली, वो कहता था तुमने मेरी ज़मीन ले ली। इसको हम नेक्स्ट बुक में और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया है और इजराइल के बारे में बात करी है, डिफेंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंटेलिजेंस एजेंसी में, इकोनॉमी में, सब में आगे था इजराइल। इजराइल का एग्रीकल्चर मॉडल बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज इतनी सेटअप हुई है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है इतना ज़्यादा, इतनी सब चीज़ों ने इजराइल को एक बहुत पावरफुल कंट्री बना दिया है, ठीक है। ज्यूज ने इजराइल को टेक ओवर कर दिया है। आई बिलीव ज्यूज जो यहाँ पे आ गए, ये तो दे डिड इट बेटर ना, अच्छा ही हुआ है कुछ ओवर द टाइम, ठीक है। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी का कहना कुछ होगा, किसी का कहना कुछ होगा। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ चैप्टर। ऑल राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बहुत जल्दी। आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो बहुत सून, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप लोग वॉच करो इन वीडियोस को एंड समझो। पता है, अगर आप समझ रहे हो ना, यू विल बी एबल टू फ्रेम क्वेश्चंस योरसेल्फ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एंड आई विल मेक श्योर जो भी यहाँ पे है ये सब एनसीईआरटी लाइंस है, ठीक है। कुछ भी बाहर से नहीं उठाया है, ना ही एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी मैं, थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। इधर उधर से मैप्स वगैरह में लेती हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी आए, ठीक है, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ इसका। अगर यहाँ पे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आकर अगर इजराइल के लोग रहने लग गए तो क्यों रहने लग गए, क्योंकि इनका होम टाउन तो यही था ना। तो यार पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आप भी रीड किया करो, इन डेप्थ पढ़ोगे ना कभी कोई चीज भूलोगे नहीं, ठीक है। All right, and I'll see you soon in the next video. Take care. I'm Nandini Chavda signing off, and you all have to take care. Keep watching. Like कर दो, share कर दो. Don't forget to subscribe और अपने friends को जरूर बोलो. They'll see the video also. All right, एक बात करनी है आप लोगों से before I just end this. कि ना यार it is very important you download this app. हमने ये ऐप बनाई है, ठीक है, लर्न करो, तो लाइव लर्निंग ऐप। आपकी सारी देखो क्या होता है यूट्यूब में ना, एट टाइम्स क्या होता है, एक पार्ट जैसे आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट नहीं आता है, रिकमेंडेशन में कोई और पार्ट आ जाता है, सो इट बिकम्स अ लॉट ऑफ मेस कि अब नेक्स्ट पार्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, मतलब। बट हमारे ऐप पर ना फुल वीडियोस लाइंड अप है पूरे पार्ट्स के साथ, ठीक है। फिर आपको क्या बेनिफिट है, आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइडेड है उसमें, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है, प्रॉपरली सब कुछ लिखा हुआ है। मोर ओवर आपको क्विजेज अवेलेबल है, यू कैन अटेम्प्ट द क्विजेज ऑल्सो, 6 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, कैसे आंसर करना है, उसमें वो सब चीज़ मैंशनड है। या यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज
इस चीज़ का फ़ायदा तो तुम लोग ही उठाओगे ना, कि ठीक है जो हम लोग बना रहे हैं वो तुम तक कैसे पहुंचेगा, थ्रू दिस ऐप ओनली। ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल आर फाइन, बट आपको वो ऐप डाउनलोड करोगे ना तो इट विल बेनिफिट यू अ लॉट, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एंड जस्ट फाइंड दैट। ओके, टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय बाय।